लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो आप कर दीजिएगा, वैसे आप स्वयं अपनी इच्छा से कर देते हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं आप बहुत। ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इवन जो मैराथन सेशन का पीडीएफ है, सारे पीडीएफ आपको दे ही दिए हैं काम के, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप देंगे जवाब। राहुल जो है उठ के कहीं चले गए हैं, उनको शायद कुछ काम आ गया है, तो पोल आपके सामने मैं ही दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आप पोल देंगे फटाक से, ठीक है। ये लीजिए, आ जाएंगे मतलब राहुल, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन इस बार हमने जो है प्रॉपर ऑफलाइन बैच भी लाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है रही। कांट सी योर बोर्ड नाउ, देखो फटाफट से देखो, और पोल में 2 जवाब लो और इसको जूम इन, बस ठीक है, बात बन जाएगी। लो राहुल, चलिए खैर 73% लोग सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी है। चलिए फटाक से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफरेंशिएट्स ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में विकास से वृद्धि को सर्वोत्तम रूप से या सबसे सही तरीके से अलग करता है, वृद्धि और विकास में अंतर को कौन सा स्टेटमेंट बताता है, कुल मिला के ये पूछा है हमसे। तो पहला है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव वाइल डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ये उल्टा बोल दिया है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और अगर जरूरत पड़े ऑप्शन में कुछ और ना हो तो बोथ हो सकता है। डेवलपमेंट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है विकास, क्योंकि विकास में वृद्धि अपने आप शामिल हो जाती है, तो जो कुछ भी ग्रोथ है वो अपने आप डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो आप कह सकते हो ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव, क्योंकि ग्रोथ को आप माप सकते हो, ग्रोथ के सभी पहलुओं को, लेकिन डेवलपमेंट के सभी पहलुओं को नहीं माप सकते। कल से मेरी समझ कितनी बेहतर हुई इसको मापना मुश्किल है, असेस किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कई केसेस में, बट अगर किसी बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी तो ये आप एग्जैक्टली माप सकते हो। वेट, शेप, साइज, इनको आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, ये मात्रात्मक है, ये वृद्धि है। तो ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। ग्रोथ रेफर्स ओनली टू फिजिकल चेंजेस वेयर एज डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस, ये बात एकदम सही है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं। ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई हुई है, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 प्रकार मुख्य हैं जो विकास के प्रकार हैं। यानी आपके शरीर का विकास जिसमें मोटर डेवलपमेंट आ जाता है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके दिमाग से संबंधित हैं। तीसरा आपका सोशियो इमोशनल एक साथ जुड़ा हुआ है ना, तो समाज और इमोशंस का कैसे आपका विकास होता है, ये एक बात है। तो ये बात एकदम सही लग रही है हमें। ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग वाइल डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस, ऐसा नहीं है ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती, ग्रोथ एक समय के बाद या मैच्योरिटी हिट करने के बाद, एडोलेसेंस के बाद रुक जाती है। आप देख रहे हैं हाइट आपकी हमेशा नहीं बढ़ती रहती, ठीक है ना। डेवलपमेंट हमेशा चलेगा, लाइफ लॉन्ग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग वेयर एज डेवलपमेंट इज प्योरली बायोलॉजिकल, ऐसा कहना गलत होगा कि ग्रोथ बायोलॉजिकल होती है ज्यादा और लर्निंग का भी प्रभाव होता है, तो लर्निंग और ग्रोथ डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं, ये नहीं कह सकते हम। और ये भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट सिर्फ बायोलॉजिकल या फिजिकल है, डेवलपमेंट में बाकी पहलू भी हैं, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और इसका जवाब फटाक से पोल में दीजिएगा, समय कम लेकर के। अ चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर द हेड, देन ट्रंक एंड लेटर द लेग्स, यानी एक बच्चा है जो पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है और फिर धड़ और बाद में पैरों पर विकास का यह पैटर्न क्या कहलाएगा। यानी एक बच्चे का जो कंट्रोल है, उसकी जो पकड़ है, वो पहले उसके सर पे आती है, यानी बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, ट्रंक यानी अपना धड़ संभालना सीखता है, देन वो अपनी लेग्स, यानी पहले आप छोटा बच्चा होता है 1 महीने का, आप देखते हैं उसके सर पे भी हाथ लगा के उसको उठाते हैं आप, कि कहीं इधर उधर गर्दन ना हो जाए, क्योंकि अभी सर पे कंट्रोल नहीं आया, हेड पे कंट्रोल नहीं है। फिर वो सबसे पहले हेड पे कंट्रोल आएगा, यानी गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो हेड टू टो कहते हैं इसको। प्रॉक्सिमो डिस्टल बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी लोग अगर जवाब दे रहे हैं, ये सेफेलोकॉर्डल है। आप लोग 87% लोग सही जवाब दे रहे हैं, स्पीड पकड़ेंगे आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया बन चुकी है। तो एक बच्चा पहले सिर पर, तो ये स्रोत पदोन्मुखी है, सर से पैर, लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विकास की दिशा बोलते हैं इसको। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन है, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक ये सिद्धांत है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल दोनों आते हैं, सिरोध पदोन्मुखी और समीपस्थ दूरस्थ विकास। प्रॉक्सिमो डिस्टल अगर लिखा होता तो सेंटर टू पेरिफेरी लिखा होता, यानी केंद्र से सीमाओं की ओर के पहले बच्चे का कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी भुजाओं पे यानी आर्म्स पे कंट्रोल, यानी शोल्डर्स, आपके आर्म्स, देन हैंड्स और फिंगर्स फाइनल, ठीक। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है।
इंटीग्रेशन, जब आप पूरी बॉडी को एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं। डिफरेंशिएशन जब आप कुछ पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्या कहता है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं आजकल, कई बार 6 भी आ जाते हैं, और ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। असर्शन स्टेटमेंट क्या है, 2 चिल्ड्रन विद आइडेंटिकल जीनोटाइप्स मे डेवलप डिफरेंट फिनोटाइप्स। यानी 2 बच्चे जिनका आइडेंटिकल जीनोटाइप है, जीनोटाइप एकदम सेम है। ये जानकर क्वेश्चन डाला है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच पाए, गलत ना करें जीनोटाइप फिनोटाइप देख के। ये मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है ना। इस बार जो है हम डिस्कस नहीं किया है, उसका रीजन है, नहीं मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज, अभी सितंबर में आता है मेरा बर्थडे, पार्टी में बुला लेंगे आप लोगों को। और बताइए, 2 चिल्ड्रन विद आइडेंटिकल जीनोटाइप्स मे डेवलप डिफरेंट फिनोटाइप्स। 2 बच्चे जिनका जीनोटाइप सेम है, यानी जेनेटिक मेकअप लगभग सेम है। जीनोटाइप जो जीन्स में कोडेड जीन्स हैं आपके, जीन्स में मतलब पहनने वाली जीन्स ने, नो लिवाइस की जीन्स वॉज हार्म्ड। तो अगर हम बात करें तो जीनोटाइप में आपका, आपके जेनेटिक मेकअप में जो चीजें कोडेड है सेम है, लगभग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। लेकिन फिनोटाइप होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपकी अगर मदर का रंग जो है एक सर्टेन, मान लीजिए मदर का रंग जो है वो थोड़ा सा क्या कहेंगे, सांवला कह देते हैं हम हिंदी में, और फादर आपके फेयर कलर के हैं, यानी गोरे रंग के हैं, ठीक। क्योंकि महिलाओं को उल्टा ही दिखाया गया, इसलिए मैंने एग्जांपल ऑपोजिट लिया है, ठीक। तो अगर हम देखें यहां पे, तो आप जो कि आप बच्चे, नया प्रोडक्ट जो आप पैदा हुए हैं, आप में आपके जीनोटाइप में दोनों चीजें होंगी, या ऐसे और बहुत सारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक चल रहे होंगे जो आपके जीन्स में होंगे बट बाहर नहीं दिख रहे होंगे। तो आपका रंग मान लीजिए फेयर कलर हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो वो थोड़ा सा ब्लैक कलर है वो आपके जेनेटिक कोडिंग में नहीं है, वो भी होगा, लेकिन वो जीनोटाइप में है। फिनोटाइप है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक एनवायरमेंट में दिखते हैं। मतलब आपकी अगर माताजी की हाइट कम है या पिताजी की हाइट ज्यादा है और आपकी हाइट ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं छोटी हाइट के जीन्स आपके पास है नहीं, जीनोटाइप में तो है वो, बस फिनोटाइप में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आए हैं। तो फिनोटाइप है जो बाहर दिख जाए एनवायरमेंट की वजह से, एनवायरमेंट में जो अनफोल्ड होकर के निकले, वो फिनोटाइप है। और जीनोटाइप जो जेनेटिक मेकअप में है, समझ रहे हो। तो समान जीनोटाइप वाले 2 बच्चे अलग अलग फिनोटाइप विकसित कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि जीन्स जेनेटिक मेकअप कॉमन होने के बावजूद अगर एनवायरमेंट अलग हो तो जो जेनेटिक मेकअप है वो चीजें निकल करके अलग तरह से आए। दोनों बच्चों में जीन्स सेम होने के बावजूद एक बच्चे को अमेरिका भेज दिया, एक को इंडिया में रखा, हो सकता है एक बीमारी जो जेनेटिक मेकअप में थी वो अमेरिका वाले बच्चे की नहीं निकल के आई, क्योंकि उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखा गया, AQI अच्छा था और उसने हेल्थ का भी ध्यान रखा और 50 और चीजें, एनवायरमेंट अच्छा मिला, वो थोड़ा अवेयर था, तो वो चीज उसके फिनोटाइप में नहीं आई। जबकि एक बच्चा जो यहां था, जिसका एनवायरमेंट भी खराब था, पोषण भी खराब था, न्यूट्रिशन भी खराब था, मेंटल हेल्थ की भी बैंड बजी रही, तो फिनोटाइप में चीजें निकल करके आ सकती हैं। मतलब एनवायरमेंट का रोल है, कुल मिला के बात यह है फिनोटाइप में, एनवायरमेंट में कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं, ठीक। पूरी तरह से एनवायरमेंट का ही रोल नहीं है, बट एनवायरमेंट में कैसे अनफोल्ड होंगी उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाएंगे। रीजन क्या है इस चीज का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विदाउट चेंजिंग द जेनेटिक कोड इटसेल्फ। यानी पर्यावरणीय कारक जो है आनुवांशिक कोड को बदले बिना जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चे का जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से जो फैक्टर्स एनवायरमेंट में थे, मान लीजिए आपने बहुत ध्यान रखा अपने शरीर का, आपने हेल्थ चेकअप्स टाइमली कराए, तो कोई ऐसी प्री कंडीशन हो सकती है जो आपके जेनेटिक मेकअप में चलती आ रही है और आपको ना हो, पॉसिबिलिटी है, या उसको मैनेज कर जाएं आप, ठीक। तो अगर हम देखें तो असर्शन क्या है, 2 बच्चे हैं जो आइडेंटिकल जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा हुए हैं, मे डेवलप डिफरेंट फिनोटाइप, जो फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो दिखे, ठीक। रीजन क्या है इसका, यानी ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विदाउट चेंजिंग द जेनेटिक कोड इटसेल्फ। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरणीय कारक हैं, वो आनुवांशिक कोड को बदले बिना, अब ऐसा नहीं जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, बट जेनेटिक कोड को बदले बिना एक्सप्रेशन अलग हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से। तो एनवायरमेंट रोल प्ले करता है आपका, कई चीजें निकल करके नहीं आएंगी जो जीनोटाइप में हैं बिकॉज ऑफ गुड एनवायरमेंट, और कई चीजें जो शायद जेनेटिक मेकअप में उतनी मात्रा में हो बिना और एनवायरमेंट खराब होने की वजह से निकल के आ जाए बाहर। फिनोटाइप मतलब बाहर निकल के आना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में आना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बात हो गई खत्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लासरूम द टीचर ऑफन आस्क्स बॉयज टू कैरी हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड गर्ल्स टू डेकोरेट द क्लास बोर्ड, बिलीविंग दिस सूट्स देयर नेचुरल एबिलिटीज। दिस क्लासरूम प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स। कक्षा में एक शिक्षक अक्सर बच्चों को भारी वस्तुओं
लड़कों को, बच्चों को भी नहीं, लड़कों को भारी वस्तुओं को ले जाने और लड़कियों को कक्षा बोर्ड को सजाने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि यह उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुरूप है। टीचर क्या कह रहा है, नेचुरल एबिलिटीज है भाई, लड़कों को भारी सामान उठाने को दे दो, लड़कियों को बोर्ड सजाने को दे दो, ये वाला काम ऐसे बांट देते हैं। ऐसा होता भी है बहुत बार, आप देख रहे हैं। लेकिन ये क्या है, दिस क्लासरूम प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स, क्या दर्शाती है क्लासरूम प्रैक्टिस, अगर ऐसा टीचर कर रहे हैं तो बताइए। ये जेंडर स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये बढ़ावा दे रही है लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को। अब आप लोग कहेंगे नहीं नहीं, बायोलॉजिकली तो लड़के जो है स्ट्रांग होते हैं और ये तो अच्छी बात है कि उनको भारी सामान उठाने को दिया जा रहा है। पहली बात तो ये ऐसा सबके लिए जनरलाइज्ड वे में कह देना, इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्या सारे लड़के 130 140 किलोग्राम वजन उठा लेते हैं जैसे कर्णम मालेश्वरी उठा लेती हैं? नहीं। क्या सारे लड़के उस तरह से बॉक्सिंग कर पाएंगे जैसे मैरी कॉम कर लेती हैं? नहीं। क्या सारे लड़के शकुंतला देवी की तरह मैथमेटिक्स, जो कि है भी नहीं, मतलब इसमें बायोलॉजी का रोल नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लड़के ही मैथ्स में अच्छा करेंगे, तो वो सारे मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मान लेना पहले से कि लड़कियां कमजोरी होंगी अपने आप में एक स्टीरियोटाइप है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकली भी, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो लड़कियों को भी ऐसे काम में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। 5 लोगों का ग्रुप है तो 2 लड़कियां भी वहां शामिल हो सकती हैं जो वजन उठाने या उस तरह की, मान लो डेस्क एक क्लास में इधर से उधर करनी है या सीटिंग प्लान चेंज करना है, तो लड़के और लड़कियों का मिक्स ग्रुप बनाया जा सकता है। और सजाने के काम में या डांस और म्यूजिक में भी लड़कों को शामिल किया जा सकता है, या कुकिंग में भी लड़कों को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये करेंगे सिर्फ जेंडर के बेस पे अलग अलग काम को बांट देंगे तो हम स्टीरियोटाइप को और बढ़ावा दे रहे हैं। बात सही है। तो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी तो यहां कहीं से प्रमोट नहीं हो रही है। नेचुरल एबिलिटीज अपने आप कह देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग कहां हो रही है, यहां कोऑपरेट कहां कर रहे हैं? एनहेंस और कोऑपरेटिव लर्निंग से ज्यादा ये जेंडर को दर्शाता है, ये जो क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की यहां बात नहीं हो रही। इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी अवेयरनेस आपके इमोशंस के प्रति, उनको मैनेज करने की क्षमता, है ना। जो एरिस्टोटल का कोट है अरस्तु का, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कोई भी व्यक्ति कभी भी नाराज हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एंग्री एनी टाइम, बट टू बी एंग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस इन द राइट डिग्री इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, कुल मिला के बात यह है, इमोशंस पे कंट्रोल है, मैनेज है, कहाँ कैसे उनको यूज करना है। एनीवे, रीइंफोर्सेस जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इससे जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिल रहा है इस प्रैक्टिस से, कि एक पर्टिकुलर तरह के काम में लड़कों को लगाया है, एक पर्टिकुलर तरह के काम में लड़कियों को लगाया है। तो जब ठप्पा लगा देंगे किसी भी काम पे कि ये लड़कियों के लिए है और ये लड़कों के लिए है, तो वहीं जो हम कहते हैं आम भाषा में सत्यानाश होना निश्चित है। मतलब आपने जेंडर की शिक्षा को बर्बाद कर दिया, आप जेंडर स्टीरियोटाइप के पीछे पड़ गए एज अ टीचर, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पियाजेज एंड वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑन लर्निंग। पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों के बीच में संबंध को सही ढंग से, किस चीज के विचारों, सीखने के विचार, सीखने पे, कि पियाजे और वाइगोत्स्की अधिगम को या सीखने को कैसे देखते हैं, इस बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है, बताइएगा फटाफट से। थैंक यू दामिनी। चलिए, बोथ बिलीव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बताइएगा। दामिनी ने जो है मेरे को याद दिला दी हमारे स्कूल समय की, हमारी क्लास में एक दामिनी थी बुलंदशहर में। एनीवे, आइए, तो बोथ बिलीव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों मान रहे हैं कि जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या लर्निंग है, वो सब अलग हैं, सोशल इंटरेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पियाजे एक बार को इस बात पे कम ध्यान दें, लेकिन वाइगोत्स्की तो मानते ही हैं। लेकिन पियाजे ने भी बिल्कुल नकार नहीं दिया है, ठीक है ना, समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है। पियाजे एम्फेसाइज्ड सोशल इंटरेक्शन मोर देन वाइगोत्स्की, नहीं, वाइगोत्स्की से ज्यादा सोशल इंटरेक्शन पे ध्यान पियाजे ने नहीं दिया है। वाइगोत्स्की की थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, तो सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच या उपागम। तो वाइगोत्स्की से ज्यादा ध्यान तो सोशल इंटरेक्शन पे हमें कोई देता हुआ नजर नहीं ही आएगा, ठीक है ना। आशु कह रहे हैं अभी भी आपका नोट्स ही रिवाइज कर रहा था, बहुत बढ़िया जी आशु, फटाफट से जवाब दो। 72% लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं जवाब, ओके। हाँ, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते अनन्या, जब इंसान के पास समय ज्यादा होता है तो वो ऐसे ही करता है ना। अननेसेसरी चीजें हमें नहीं करनी है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी टीचर को करानी है वो कराता रहे, वो अपनी दुकान चलाए, जैसे भी करना है उसका, है ना। आपको वही करना है जो काम का है और जो सिलेबस में है। सिलेबस से जोड़ना किसी भी चीज को संभव है। पेडागोजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मन करे तो किसी, मैं हर एक टॉपिक को आपको कह दूंगी ये सीटेट में आता है और बता भी दूंगी कि ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो सकता है, बट उसका कोई सेंस नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो खैर, ये सब सबके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखिए, पियाजे एम्फेसाइज्ड सोशल इंटरेक्शन मोर देन वाइगोत्स्की।
तो पियाजे ने वाइगोत्स्की की तुलना में सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक जोर दिया है, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की से ज्यादा तो नहीं दिया है, कम ही दिया है बल्कि। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज मोर देन पियाजे, ये बात एकदम सही है, इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमको। बोथ रिजेक्टेड द रोल ऑफ मैचुरेशन इन डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पियाजे ने मैचुरेशन पे फोकस ज्यादा किया है। तो वाइगोत्स्की या जेनेटिक मेकअप पे, क्योंकि हेरिडिटी से जुड़ा हुआ होता है मैचुरेशन। वाइगोत्स्की ने पियाजे की तुलना में संस्कृति और भाषा की भूमिका पर अधिक जोर दिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये तो कहते हैं ना, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये SCL 3 चीजें हैं जो वाइगोत्स्की की थियरी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है बच्चों का। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर और आप देंगे जवाब, फटाफट से पढ़ेंगे और आप आंसर करेंगे इसको। देखिएगा, तो अगर मैं देखूं यहां, अ चाइल्ड कैन करेक्टली स्टेट दैट वाटर रिमेन्स द सेम when poured into a different shaped glass, but fails to understand hypothetical situations like what if all dogs could fly. Which of the following best explains this pattern of thinking according to Piaget? यानी एक बच्चा सही ढंग से कह सकता है कि एक अलग आकार के ग्लास में डालने पर पानी वही रहता है। यानी एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास क्या है, ये तो कुछ और ही बन गया, एक ग्लास है ये, तो अलग शेप वाले ग्लास में भी अगर पानी डाला जाए तो पानी बराबर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। लेकिन काल्पनिक स्थितियों को समझने में विफल रहता है। लेकिन जैसे हाइपोथेटिकल इमेजिन करनी पड़ती हैं चीजें, सामने जो चीज है उस पर वो सोच पा रहा है कॉन्क्रीट स्थिति में, लेकिन इमेजिनेशन में उसको दिक्कत हो रही है, हाइपोथेसाइज करने में दिक्कत हो रही है। कि अगर ये कहा जाए उसको कि व्हाट इफ ऑल डॉग्स कुड फ्लाई, कि अगर सारे डॉग्स जो है, सारे कुत्ते अगर उड़ सकते तो क्या होता, मतलब इमेजिनरी सोचने पे, हाइपोथेसिस में सोचना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, वहां दिक्कत है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा, सिंपल बात है। तो प्रेजेंस ऑफ ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं, ये तो फिर 2 से 7 में होती है, ठीक। एबिलिटी लिमिट टू कॉन्क्रीट एंड रियल सिचुएशंस, एग्जैक्टली, आप लोग सही जवाब इसका दे भी पा रहे हैं, 59% लोग। मूर्त एवं वास्तविक स्थितियों तक सीमित क्षमता। लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, नहीं, ये नहीं कह सकते, लॉजिक तो आ ही गया चीजों को, सामने जो मूर्त चीजें हैं, कॉन्क्रीट चीजें, उनको तो देख ही पा रहा है। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये भी कहना गलत होगा, अपनी स्टेज के हिसाब से सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अ 5-year-old चाइल्ड सेज द मून इज फॉलोइंग मी बिकॉज इट लाइक्स मी, कि भैया एक 5 साल का बच्चा है, वो कहता है कि चांद मेरा पीछा कर रहा है या मेरे साथ चलता है क्योंकि वह मुझे पसंद करता है। कौन? चांद। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स, पियाजे के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ईगोसेंट्रिक है बच्चा, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, कंजर्वेशन है, रिवर्सिबिलिटी है। बताइए फटाफट से बताओ क्या है ये पियाजे के अकॉर्डिंग। भाई बच्चे को लगता है, 5 साल के बच्चे को लगता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, 2 to 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, 11 से 15 और 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। बात सही है नहीं? बात सही है नहीं? बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें यहां तो आप लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं, ठीक। बात हो रही है 5 साल का बच्चा, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 5 साल का बच्चा कह रहा है चांद मेरा पीछा कर रहा है, बच्चा है ये, तो गर्ल और बॉय कोई भी हो सकता है ना। अगर ये लड़की कॉन्टेक्स्ट में होता तो ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो मून इज फॉलोइंग मी बिकॉज इट लाइक्स मी, और मून क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है, तो कोई व्यक्ति पीछा नहीं कर रहा है। क्या है? चांद मेरा पीछा कर रहा है, मेरे साथ चलता है क्योंकि मुझे लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, इसलिए चांद मैं जहां जाता हूं साथ जाता है, सूरज मैं जहां जाता हूं साथ जाता है। ऐसा आपने बचपन में महसूस किया होगा कि आप नानी के यहाँ गए तब भी आप देख रहे हैं तारे और चांद सब जगह पे है, जहां आप जाते हैं वहीं दिखता है। तो बच्चे को क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि एक व्यक्ति है ये चांद, जो है नेचुरल फिनोमिना को, वो एक जो आपका निर्जीव और सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिफरेंस है वो उसके लिए उतना एग्जिस्ट नहीं करता इस स्टेज में। ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, दिस इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। देखो जब वो खुद को सेंटर में रखता और दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता तब वो ईगोसेंट्रिज्म होता। यहां हमारे पास जो नॉन लिविंग को लिविंग समझना है वो एनिमिस्टिक थिंकिंग को दर्शाता है, ठीक है ना। कि भगवान जी जो है बादल को अपने, या बादल बारिश को अपने पास या रख करके थक गए होंगे कंधों पे रख करके, इसलिए बारिश नीचे डाल दिया बाल्टी। दिस इज एनिमिस्टिक थिंकिंग ऑल्सो, ठीक है ना। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग या सजीववाद की हम इसमें बात करेंगे, निर्जीव को सजीव समझना, ठीक। कंजर्वेशन तो फिर अपने आप में वो अलग कहानी है कि वॉल्यूम और शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। आप एक छोटे ग्लास में डालिए, बड़े ग्लास में डालिए, शेप साइज वॉल्यूम जो है सेम रहेगा। रिवर्सिबिलिटी है कि शेप, मान लीजिए बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये रिवर्स कर पाना दिमाग में। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा खुद को ही सेंटर में रखेगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। कि किसी टेबल से उसे चोट लग गई तो वो कहेगा इस टेबल ने मुझे मारा है, ठीक।
या फिर इसमें भी वो एनिमिस्टिक थिंकिंग भी लागू होती है इस एग्जाम्पल में भी। तो आपको बस इतना देखना है क्वेश्चन ने पूछा कैसे है, क्वेश्चन ने क्या लैंग्वेज का यूज किया है। तो आंसर ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा या एनिमिस्टिक थिंकिंग, सारा खेल लैंग्वेज का हो जाएगा। वैसे ईगोसेंट्रिज्म में ये वाला एग्जांपल भी काम नहीं करता जो मैंने लिया कि अगर टेबल से चोट लग जाती है, क्योंकि जनरली जब वो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग या ईगोसेंट्रिज्म का क्वेश्चन पूछता है तो वो कहीं ना कहीं से ये बात लागू कर देता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना, है ना। कि जो 3 माउंटेन टेस्ट है कि दूसरी बच्ची को वहां से कैसा दिख रहा होगा ये नहीं समझ पा रहा वो, तो ईगोसेंट्रिज्म में जनरली वो ये देख लेता है कि दूसरे के पहलू को नहीं समझ पाना, थिंकिंग प्रोसेस को या पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना, ये जरूर शामिल करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इन स्कूल टीचर्स अनकॉन्शियसली एनकरेज बॉयज टू टेक लीडरशिप रोल्स ड्यूरिंग ग्रुप टास्क्स व्हाइल गर्ल्स आर प्रेज्ड फॉर नीटनेस एंड कोऑपरेशन। यानी कि स्कूल में टीचर्स हैं जो अनकॉन्शियसली, मतलब उनको पता ही नहीं है, अचेतन रूप से उन्होंने भी ऐसा ही देखा है और कंडीशनिंग है और वो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो भी आगे यही कर रहे हैं कि वो लड़कों को तो लीडरशिप रोल्स देते हैं, यानी जहां उनको जिम्मेदारी लेनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, है ना, और जो भी है एक लीडर के रूप में आगे आना हो। लड़कियों को कौन से रोल दे रहे हैं टीचर्स, जिसमें उनको साफ सफाई का ध्यान रखना हो, सुंदर दिखना हो, है ना, सजना धजना हो, ये सब काम लड़कियों को दिए जा रहे हैं। बात सही है। एंड कोऑपरेशन, ओवर टाइम बॉयज शो हायर कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि लड़कों को यही रोल्स ज्यादा दिए गए हैं, लीडरशिप के, डिसीजन मेकिंग के, बाहर जाने के, बाहर के काम करने के, दुनिया देखने के, तो उनको कॉन्फिडेंस उधर आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी उनकी, क्योंकि ये स्किल्स हैं जिन पे उनको फोकस कराया गया है लड़कों को, या उनको रीइंफोर्स किया गया है उस चीज के लिए। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स की, एंड गर्ल्स हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक डिस्कशंस। तो जब 4 लोगों में बात हो रही होंगी तो लड़कियां क्या है, कतराती हैं, है ना, अपनी बात को रखने से, अपने विचारों को रखने से। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ साफ सफाई सुंदर दिखने के लिए प्रेज किया गया समाज में। समझ रहे हो क्या स्कैम चल रहा है? और आपको लग रहा है, आपको बड़ा शौक है कि नहीं नहीं, पढ़ाई में चाहे कुछ हो ना हो, जीवन में कुछ हो ना हो, करियर में कुछ हो ना हो, शादी जरूरी कुछ नहीं है इस देश में और दुनिया में तो पता नहीं, खैर, है ना, देश में तो स्पेशली, कि दिमाग चाहे कचरा हो, बाहर से सुंदर दिखना इतना जरूरी है जिसकी हद नहीं है। कंडीशनिंग ऐसे सोशलाइज किया गया है, समझ रहे हो। और जो कहा जाता है समाज में, लड़कों का पैसा, लड़कियों की सुंदरता क्यों देखी जा रही है, ये कर करके ये चला आ रहा है, ठीक है ना। नो एक्सप्लिसिट रूल्स एनफोर्सिंग दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द स्कूल। यानी कोई भी एक्सप्लिसिट रूल नहीं है, ऐसा कोई बाहरी रूल नहीं है जो एनफोर्स करता हो इस डिफरेंस को, जो एग्जिस्ट करता हो स्कूल में। यानी ये कॉन्शियसली नहीं किया जा रहा है स्कूल में, इस अंतर को लागू करने वाले कोई स्पष्ट नियम मौजूद नहीं है कि ऐसा जान के किया जा रहा हो, बस हो रहा है बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो। विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस आउटकम। अब इसका आउटकम क्या होगा? 69% लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर रोल्स। ये बायोलॉजी थोड़ी है, ये तो समाज ने बना दिया आपके। कई लोग इसमें बायोलॉजी के कुछ ले आएंगे फालतू की बातें, अब वो बहुत डिबेटेबल हैं, है ना। नेचुरल डिफरेंसेस इन एबिलिटी, नेचुरल डिफरेंसेस एबिलिटी में होते हैं, ये सब बकवास बातें हैं। जेंडर सोशलाइजेशन थ्रू सटल रीइंफोर्समेंट, सूक्ष्म सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लैंगिक समाजीकरण। जेंडर सोशलाइजेशन कैसे हुआ है? सटल रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, हल्का सा आपने रीइंफोर्स किया, किसी व्यवहार को बढ़ावा दिया, और वैसे ही वो जेंडर सोशलाइज होना शुरू हो जाता है। वो कहा जाता है ना, लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है। ये जो सास को इतना स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, क्यों? क्योंकि जेंडर सोशलाइजेशन बेचारी का, उसका भी ऐसा ही हुआ है, उसने भी टीवी में देखा है ऐसा ही होता है ना। और लड़कों का एक अलग तरह से हुआ है। तो जिसको जिस चीज के लिए रीइंफोर्स किया गया, जिस चीज के लिए बढ़ावा दिया गया, वो वैसा बनता चला गया, ठीक है। तो वो गेम है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं भाई। चलिए खैर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज्यादा भावुक नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। समाज सुधार बाद में करेंगे, मतलब बाद में क्यों करेंगे, साथ साथ ही करेंगे। आप लोग भी स्कूल में जाएंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, और अभी तो आप पेपर पे भी फोकस करेंगे साथ साथ, ठीक है जी। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, असर्शन यानी अभिकथन। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, हाइंज मॉरल रीजनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज फाइनल डिसीजन। बहुत अच्छा सवाल है ये, बेहद अच्छा सवाल। कोहलबर्ग के अनुसार हाइंज का नैतिक तर्क उसके अंतिम निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो कोहलबर्ग की थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें जो हाइंज की डिलेमा है, उसमें मॉरल रीजनिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी नैतिक तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है देन हिज फाइनल डिसीजन। यानी जो फाइनल डिसीजन व्यक्ति ले रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है हाइंज की डिलेमा में उसका रीजनिंग करना। यानी डिसीजन से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। मॉरल रीजनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग द मॉरल डिसीजन और वट एवर द डिसीजन, ठीक है। अगर हम देखें रीजन क्या है यहाँ पे, मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ एन एक्शन रादर देन एक्शन इटसेल्फ। रीजन इस चीज का ये दिया है कि मॉरल डेवलपमेंट के अंदर
डिपेंड्स ऑन द जस्टिफिकेशन। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जस्टिफिकेशन क्या है एक एक्शन का, रादर देन एक्शन इटसेल्फ। जो निर्णय आपने लिया उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का तर्क क्या है। तभी तो हम कहते हैं हमारा कानून ये देखता है इंटेंट क्या है। भैया आपने सेल्फ डिफेंस में कोई चटक गया आपसे, या मतलब सेल्फ डिफेंस में आपने आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, किसी को चोट पहुंच गई, किसी की जान चली गई, तो अगर ये बात प्रूव होगी तो इवेंचुअली आप बच सकते हैं। कानून आपको अलग अलग दायरों में देख सकता है। क्यों है ये? क्योंकि उस एक्शन से ज्यादा उस चीज की इंटेंट या उसकी रीजनिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सही और गलत इस बात से तय होगा कि रीजनिंग क्या है आपकी, ठीक है ना। तो नैतिक विकास कार्य से ज्यादा उसके तर्क पर निर्भर करता है। ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगी कॉग्निटिव मॉरलिटी। ध्यान रखिएगा ये सीधा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ना ये पियाजे की थियरी पे बेस्ड है। और पियाजे की थियरी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, संज्ञानात्मक विकास की थियरी। तो बच्चे का दिमाग कितना विकसित हुआ है उस आधार पे उसका सही और गलत की तर्क भी विकसित होंगे, ठीक है ना। तो मॉरल मैच्योरिटी किस पे बेस्ड होती है? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। यहां लिख सकते हो कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी बच्चे का, तभी आप कहते हैं कि 17 साल के व्यक्ति को प्यार से भी उसका पेट भर जाएगा, है ना। तो वो घर वालों को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के, खाना क्या खाएंगे, रहेंगे कहां, ये सब छोड़ के वो प्यार में इलोप हो सकता है, गायब हो सकता है। 27 साल में आपका तर्क अलग होगा। फिर आप 4 चीजें और सोचते हैं कि क्योंकि 17 में तो किसी से पूछा तो वो कहेगा कहां रहोगे, क्या इसके दिल में, क्या खाओगे, कोई बात नहीं, उसकी बातों से पेट भर जाएगा। लेकिन 27 में चीजें अलग होंगी, आपको समझ में आएगा रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, काम भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेस पे सही और गलत बदल गया। समझ रहे हो? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे निर्भर करती है आपकी मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल मैच्योरिटी या मॉरल डेवलपमेंट। तो 17 साल में एक व्यक्ति के लिए जो सही गलत सही है वो 27 में हो सकता है सही ना हो। तो अगर हम देखें यहां पे तो मॉरल रीजनिंग पे डिपेंड करेगा। अब कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगी आपकी मॉरल रीजनिंग, यानी आप तर्क क्या देते हैं, आप सोचते क्या, आपकी मॉरल थिंकिंग कह सकते हो आप इसको। तो ये आपकी जितना दिमाग विकसित हुआ है, जितनी मैच्योरिटी है उस पर ये निर्भर करेगी। फिर अगर आप देखेंगे मॉरल रीजनिंग पे, फिर आपका मॉरल डिसीजन निर्भर करेगा। तो कहानी ऐसी है कि जितना दिमाग विकसित हुआ उस हिसाब से आपका सही गलत विकसित होगा। बात खत्म। हैप्पी न्यू ईयर। चलो आ जाओ। तो अगर हम देखें यहां पे तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कि कोलबर्ग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मॉरल डेवलपमेंट में? तो डिस्कशंस जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे मॉरल रीजनिंग डेवलप होगी, तर्क डेवलप होगा, नैतिक तर्कणा या मॉरल थिंकिंग डेवलप होगी, और थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं आपके डिसीजंस। सिंपल बात है, ठीक है भाई। एक चोर चोरी कर रहा है तो वो कुछ तो उसका तर्क होगा ही ना अपना, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो वो जस्टिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिसीजन इटसेल्फ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यार ये पानी ठंडा हो गया। एक बार दीपांकर को बोलूं गर्म पानी देने के लिए, चाहे जैसा। बायलिंगुअल, हाँ बायलिंगुअल चल लेंगे भाई, चल ही रहे हैं। क्वेश्चन तो बायलिंगुअल ही है। फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार और जवाब दो। क्या कह रहे हो? उधर इतनी ठंडी है क्या? चलो भाई, उधर इतनी ठंडी है क्या कि आप स्वेटर पहन कर आई हैं? इधर तो एकदम आग बोल रहा है सन। कहाँ से देख रहे हो आप? देश दुनिया के किस कोने से आप देख रहे हो ये बताओ हमें। भाई सर्दी तो यहाँ है और सर्दी लगी भी हुई है मुझे, मेरे गले की बैंड बजी हुई है इसलिए गर्म पानी पी रही हूँ। एनीवे देखो एक बार 49% लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं जो कि एकदम गलत है। शाबाश, ताली बजाओ अपने लिए। देखो एक बार, अ चाइल्ड स्ट्रगल्स विद वर्बल एक्सप्लेनेशंस बट क्विकली अंडरस्टैंड्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। नहीं यार मुझे तो लग रहा है सही दे रहे हो आप, समझते हैं। अ चाइल्ड स्ट्रगल्स विद वर्बल एक्सप्लेनेशंस, यानी मौखिक जब उसको स्पष्टीकरण दिया जाता है, बोल के कोई चीज बताई जाती है तो वो स्ट्रगल करता है, उसको समझने में दिक्कत होती है, संघर्ष करता है। बट क्विकली अंडरस्टैंड्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन मैथमेटिक्स यानी लैंग्वेज समझने में दिक्कत है, मैथमेटिक्स को फटाक से समझ जाता है। बात तो सही है। When allowed to use physical movement, manipulatives and role play. अब यहां पे आपको ठीक से पढ़ना है इसको। देखिए, a child struggles with verbal explanations but quickly understands mathematical concepts. गलत जवाब दिया आप लोगों ने, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। ये जो खुश होके आप लोग लगे पड़े हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। A child struggles with verbal explanations but quickly understands mathematical concepts when allowed to use physical movement, manipulatives and role play. The child learns best through hands-on activities rather than lectures or written instructions.
Traditional paper pencil tests fail to capture the child's true potential. This learning pattern most strongly indicates dominance of what? किस टाइप की इंटेलिजेंस का डोमिनेंस है या ज्यादा है बच्चे के अंदर? जब एक बच्चा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वर्बल क्यूज या मौखिक रूप से जब उसको समझा रहे हैं मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट तो कम समझ आता है, लेकिन कोई एक्टिविटी करा के कि आपको 4 पेंसिल, बचपन में होता था ना, आपको याद होगा कि वो अगर 10 में से 3 काटने तो ऐसे हम 10 डंडे बनाते थे, फिर इसमें से 3 चले जाएंगे। ये क्या है? इसका मतलब कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा दो, वर्बल सिर्फ मौखिक रूप से समझाने की बजाय कोई एक्टिविटी करा दो तो बच्चे को अच्छा, या मूवमेंट करा दो तो अच्छा समझ में आएगा, चाहे कॉन्सेप्ट मैथ्स का ही क्यों ना हो। तो एक बच्चा मौखिक स्पष्टीकरण के साथ संघर्ष करता है, लेकिन गणितीय अवधारणाओं को जल्दी से समझता है जब उसे शारीरिक क्रिया, फेरबदल और भूमिका निर्वहन, यानी बच्चों को अगर फिजिकली एक्टिव कर दिया जाए, मूवमेंट्स में शामिल कर दिया जाए सिवाय थ्योरेटिकल बताने की, तो उसको गणित अच्छा समझ में आता है। कोई और भी सब्जेक्ट उसको अच्छा ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टाइल है वो बॉडीली काइंस्थेटिक है, यानी कोई एक्टिविटी उसको करा दो आप, या सिर्फ काइंस्थेटिक भी लिख सकता था यहाँ पे। तो ये लर्निंग स्टाइल्स का उदाहरण है, या व्यक्ति में इंटेलिजेंस कौन सी ज्यादा है, बॉडी। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जिस तरह से ये फॉर्म किया है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। यहाँ पे ऑप्शंस में आपका होना चाहिए था कि बॉडीली जो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस और ऑडिटरी इंटेलिजेंस, ये जवाब, ये आपके ऑप्शंस होने चाहिए थे। बट क्योंकि ऑप्शंस के अभाव में अगर यही ऑप्शन है तो इसी में से चूज करेंगे, तो हम कहेंगे कि बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है। हालांकि इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है क्वेश्चन, मतलब ऐसे फॉर्म नहीं होना चाहिए था। इसके ऑप्शंस बस चेंज हो जाते तो बात बन जाती। तो ऑप्शंस अगर मैं इसके चेंज कर दूं अभी के अभी यहीं बैठे बिठाए, तो ऑप्शन आपका सिंपल, यहाँ पे आपको पता है लर्निंग स्टाइल्स 3 मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है विजुअल लर्नर्स, यानी सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, यानी जो देख के अच्छा सीखते हैं, कोई चीज दिखा दो तो याद रहती है। ऑरल लर्नर्स या ऑडिटरी लर्नर्स, जो जिनको कोई चीज सुना दो या ओरल, जैसे मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर दिया होता तो समझ में आ जाता अगर ऑडिटरी लर्नर है तो, है ना। और अगर हम बात करते हैं, तीसरा टाइप होता है आपका काइंस्थेटिक लर्नर्स, जो इसमें है, इस बार पेपर में आया भी हुआ था। काइनेस्थेटिक लर्नर्स की जब आप बात करेंगे तो इनको कोई एक्टिविटी करानी पड़ती है, कोई हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराना पड़ता है। बात समझ रहे हो आप? तो 65% लर्नर्स जो है विजुअल लर्नर्स होते हैं। आप जब भी देखेंगे ज्यादातर लोगों को कोई चार्ट दिखा दो, कोई इमेज दिखा दो, फटाक से समझ में आ जाता है, कोई वीडियो दिखा दो। ऑरल कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा समझ में आ जाता है बजाय कि पढ़ने के। ठीक, 30% लोग यहाँ आ जाते हैं। 5% लोग हैं जिनको कोई काम करके ही बताना पड़ेगा, या फिजिकल एक्टिविटी में, या छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादा होती है कि उनको काइंस्था भी आप देखते हैं उनको ज्यादा एक्टिव रखा जाता है। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए नन ऑफ दी अबव हो जाता, नोटा। ठीक, तो इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाता। तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन का जो है थोड़ा सा खराब तालमेल है, यहाँ सिर्फ काइंस्थेटिक टाइप लिखा होना चाहिए था। होपफुली आप समझ गए हैं, लेकिन पढ़ के अगर आप समझ जाएंगे तो आपको तभी भी आप लगा देंगे कि मैथमेटिक्स को समझने की बात नहीं हो रही है, समझने के स्टाइल की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। ये असर्शन है, अडोलेसेंस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अडोलेसेंस समझते हैं 12 से 18 साल, टीन एज। तो किशोरावस्था को अक्सर भावनात्मक अस्थिरता की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी या लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है स्टैनली हॉल, तो वो कहते हैं अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी जो किशोरावस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इतने सारे शारीरिक परिवर्तन आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, माइंड में हो रहे होते हैं, इमोशनली इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, थोड़ा विद्रोह भी, उसमें रिवोल्ट की भावना हो सकती है, बहुत सारी चीजें, चेंजेस जो है यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो इमोशनली स्टेबल पीरियड नहीं है ना, इमोशनली स्टेबल नहीं है, एक जैसे नहीं रहते इमोशंस। 1 मिनट में बहुत प्यार है, 1 मिनट में गुस्सा है, 1 मिनट में 50 कुछ और है। तो ये बात तो सही है। रीजन क्या है इसका? हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंटरेक्ट विद सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी जो हार्मोनल चेंजेस हैं यौवन के दौरान, यानी प्यूबर्टी के दौरान, जो आपकी प्यूबर्टी जब हिट कर रही है तब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत सारे, है ना। लड़कों में जो है आवाज का चेंज होना, या दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, ये सब आप समझते हैं प्यूबर्टी हिट करने के लक्षण है। तो विद सोशल एक्सपेक्टेशन, प्यूबर्टी इंटरेक्ट विद सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि समाज और जो फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल चेंजेस हैं आपके अंदर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो है, या सेम जेंडर के प्रति, व्हाटएवर, आपके अट्रैक्शन और बहुत सारे सोशल रीजंस, और आपकी बायोलॉजी बैलेंस में नहीं जा रही, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बात सही है, दोनों सही है, बोथ ए एन आर आर करेक्ट एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें कोई भी हमको दो राय नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यार आप लोग इतनी मात्रा में इतनी रात को जगे हुए हैं, नाइस, पेपर की चिंता आपको हो रही है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मैं भी इतनी खराब हालातों में इसीलिए आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ कि आपका जो है पेपर पास में है, नहीं तो बैंड मेरी भी बजी हुई है।
देखो यार क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन अ क्लासरूम अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, इज प्रोवाइडेड रिटन इंस्ट्रक्शंस, उसको रिटन इंस्ट्रक्शन दे दी, वो बच्चा जिसको श्रव्य हानि है, श्रवण हानि है, सुनने में दिक्कत है, विजुअल एड्स दे दिए यानी देखने की चार्ट वगैरह दे दिए, एंड एडिशनल टाइम फॉर टास्क, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया बच्चे को क्योंकि सुनने में दिक्कत है या विजुअली जिसको देखने में दिक्कत होती है एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो। द टीचर एंश्योर्स द चाइल्ड पार्टिसिपेट्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बट डज नॉट लोअर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, तो टीचर ने जितना हो सकता है बच्चे के लिए अपने मेथड में, इंस्ट्रक्शन में, वेज में चेंजेस किए हैं, सिस्टम में चेंजेस किए हैं कि एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर दिया बच्चे के लिए क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है, विजुअल सामग्री दे दी है ना, या फिर हो सकता है आगे बिठा ले टीचर, थोड़ा सा क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दे है ना, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे दिए क्योंकि अगर ओरल इंस्ट्रक्शन देगी टीचर, बोल के कुछ इंस्ट्रक्ट करेगी बच्चे को तो हो सकता है वो ना सुने क्योंकि सुनने में दिक्कत है उसको। तो ये सारे अकोमोडेशन किए हैं, चेंजेस किए हैं सिस्टम में टीचर ने, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं किए बच्चे से, कि ये नहीं कहा है कि लोअर नहीं किए एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, कि ये तो सुन नहीं पाता है, ये तो बेचारा कम ही पढ़ पाएगा है ना, ये तो देख नहीं पाता है, ये तो जितना कर ले पास हो जाए बहुत है, दिस इज बैड। टीचर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं, ये बात हम सैकड़ों बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बेहतर ही रखनी है बच्चे से, ऐसा नहीं एक बच्चा चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता तो वो सीख नहीं सकता। अगर आपने अपनी एकेडमिक एक्सपेक्टेशन ही कम कर ली तो फिर आप बच्चे के लिए उतनी मेहनत करेंगे नहीं, जितना वो कर सकता है उतना वो अचीव नहीं कर पाएगा, वो जेडपीडी जो है वाइगॉत्स्की का वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि एप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिल रहा बच्चे को। तो आप एक्सपेक्टेशन लो नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस का प्रभाव टीचर की पड़ता है, तो आपको एक्सपेक्टेशन हाई ही रखनी है या ठीक रखनी है, एटलीस्ट लो नहीं रखनी है। सम टीचर्स आर्ग्यू दैट सेपरेट इंस्ट्रक्शंस वुड बी मोर एफिशिएंट, कुछ टीचर कहेंगे भाई इनको ना अलग से आप निर्देश दो, अलग से इंस्ट्रक्ट करो, अलग से बच्चे को सिखाओ, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा कुशल होगा। इसका मतलब ये सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट ही डिफीट हो जाएगा, पर्पस डिफीट हो जाएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द टीचर्स प्रैक्टिस, आपको ये वाली प्रैक्टिस में देखना है कि टीचर की कौन सी इंक्लूसिव एजुकेशन की पद्धति है जो लागू हुई है। आपकी ब्लैक रिंग, ये कहानी मैं आपको अलग से सुनाऊंगी, ये हमारे पास 3 रंग की रिंग हो गई हैं और ये कैसे हुआ है मैं बताऊंगी। मतलब ये रिंग वो मत समझना, वो ज्वेलरी वाली रिंग नहीं है, स्मार्ट रिंग है, सोना उठना ये सब चीज़ें ट्रैक करती है। कभी आपको लग रहा हो यहाँ मैं आपको ज्वेलरी फ्लॉन्ट करने बैठी हूँ तो वो नहीं है, आएंगे उस पर। तो अभी हमारे पास 3 इकट्ठी हो गई हैं, वो ब्लैक वाली खो गई थी, फिर मैंने दूसरी मंगा ली, तो ये सब होते होते अभी थोक के भाव जो है ये स्मार्ट रिंग्स हो गई हैं। तो एक तो मैंने शौर्य को दे दी है, देखिएगा, आ जाइए। तो अगर हम देखते हैं विच प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द टीचर्स प्रैक्टिस, बताइए। थर्ड ऑप्शन 45% लोग, इंक्लूजन थ्रू रीजनेबल एकोमोडेशन, बिल्कुल सही बात है, जितना तार्किक रूप से एकोमोडेट किया जा सकता है, उचित आवास नहीं, ये देखो ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, उचित समायोजन के माध्यम से, उचित समायोजन के माध्यम से समावेशन, है ना, कि आप रीजनेबल एकोमोडेशन या चेंजेस ला रहे हैं अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबली जिससे बच्चे को एकोमोडेट कर सकें। एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए रीजनेबल एकोमोडेशन क्या होगा, समायोजन क्या होगा, कि आप उसको ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं, कोई ऑडियो सुनने को दे सकते हैं, है ना, टेक्टाइल मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो सेग्रीगेशन तो नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, और ये हमें करने की जरूरत नहीं है कि उसको अलग से इंस्ट्रक्ट करें, रेमेडियल टीचिंग नहीं। तो ये सिंपल है कि इंक्लूड किया गया है बच्चे को। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है सेग्रीगेशन, जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर तब तक इससे दूर रहना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है यार, बहुत आगे निकल गए हम, आगे जाना है जीवन में लेकिन स्टेप बाय स्टेप। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, A student studies regularly not because of rewards or fear, एक बच्चा है जो रेगुलरली पढ़ता है, इसलिए नहीं कि उसको रिवॉर्ड का या फियर का कोई, रिवॉर्ड का लालच है या पनिशमेंट का कोई डर है, बट बिकॉज शी एंजॉयज मास्टरिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड फील्स सेटिस्फाइड आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि उसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को मास्टर करने में, महारत हासिल करने में अच्छा लगता है, और जब वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है तो सेटिस्फेक्शन आता है कि यार ये टॉपिक समझ में आ गया, अच्छा लगा। दिस बिहेवियर इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, इसको बोलते हैं लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीख रहे हैं क्योंकि सीखने में मजा आता है, बाकी जो सब है वो एक्स्ट्रा है। समझ रहे बात को आप? तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रीइंफोर्स्ड इंटरनली, नहीं भाई साहब, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनलाइज नहीं किया उसने, पहले से इंटरनली ही मोटिवेटेड है वो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद डिलेड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही कि क्या बाहर से वेरी गुड कहेगा, कोई शाबाश कहेगा कि नहीं कहेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ ये बात एकदम सही है। अचीवमेंट मोटिवेशन बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल, कोई चीज अचीव करनी है आपको क्योंकि समाज कहेगा वेरी गुड शाबाश, तो वैसी तो यहाँ कोई बात हुई ही नहीं है। और अगर ये बाहरी
अभिप्रेरणा को आंतरिक रूप से प्रबलित किया होता तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होता कि बच्चे ने शुरू किया था क्योंकि नंबर आएंगे, फिर उसको अच्छा लगने लगा पढ़ने में, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इंट्रिंसिक बन गई, जो कि बन सकती है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पूरी तरह से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस बार के क्वेश्चन में ये बात हुई थी। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और ये आपकी मास्टरी ओरिएंटेशन है। अगर आप लर्निंग की देखेंगे तो जो परफॉर्मेंस और फेलियर ओरिएंटेशन होती है ना, फेलियर अवॉइडेंस, उसमें मास्टरी ओरिएंटेशन का उदाहरण है। रेंचो का उदाहरण है 3 इडियट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। टू स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, दो बच्चे हैं, सेम एज के हैं, दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट हैं, जेंडर सेम है, एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफर करता है। टू स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफर significantly in learning speed and problem solving style. This difference can best be understood as a result of, यानी समान आयु, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि रखने वाले दो छात्रों की सीखने की गति और समस्या समाधान शैली में उल्लेखनीय अंतर है। इस अंतर को निम्न में से किस कारण से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यानी दो बच्चे हैं जिनका सेम जेंडर है, यानी लड़के हैं तो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियां हैं, उम्र भी सेम है, मान लीजिए 9 साल की हैं दोनों, या 9 साल के हैं दोनों बच्चे, एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सेम है। डिफर क्या करता है, यहां पे एक कॉमा होना चाहिए था, डिफर सिग्निफिकेंटली इन लर्निंग स्पीड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन दोनों बच्चे जो हैं एक दूसरे से, कोई एक बच्चा जो जल्दी सीख जाता है किसी चीज को, लर्निंग पेस डिफरेंट है, और दूसरा है जो थोड़ा समय लेता है। एक बच्चा है जो प्रॉब्लम बहुत तेजी से सॉल्व करता है, दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होती है। सेम बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सेम जेंडर है, सेम उम्र है, इवन हो सकता है ट्विंस भी हों, पॉसिबिलिटी है इस चीज की भी। ठीक है ना। दिस डिफरेंस कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये डिफरेंस क्यों है कि सेम उम्र का है बच्चा, सेम तरह के बैकग्राउंड से आता है, दोनों अगर गरीब परिवार से हैं तो गरीब से हैं, अमीर से तो अमीर से हैं, मीडियोकर या मिडिल क्लास से हैं तो मिडिल क्लास से हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्पीड में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंतर है। रीजन क्या है इसका, अनइक्वल एक्सपोजर टू फॉर्मल एजुकेशन ओनली। हमें नहीं पता, ये अपनी मर्जी से नहीं मानना है कि औपचारिक शिक्षा नहीं मिली होगी, मिल तो रही है, सब कुछ बराबर तो है। डिफरेंसेस कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय हेरिडिटी, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, टेम्परेरी वेरिएशन ड्यू टू इमोशनल फैक्टर्स। ये दोनों तो हट गया, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। डिफरेंसेस कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय हेरिडिटी, देखो सिर्फ हेरिडिटी और सिर्फ एनवायरमेंट वाला जवाब देने से बचना है आपको, जब तक बहुत क्लियरली ये बात ना कही गई हो। ठीक है ना, कि सिर्फ हेरिडिटी की वजह से ये अंतर हुए, जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है एक बच्चे को टीचिंग के मेथड्स डिफरेंट रहे हों, घर पे क्या रहा हो, हेरिडिटी का भी अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है एक बच्चे का आईक्यू ज्यादा हो या डिफरेंट फैक्टर्स। अब आईक्यू पे भी डिबेटेबल है कि हम मान के नहीं चलते कि आईक्यू की वजह से ही सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर तो कह रहे हैं आईक्यू को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं वो तो। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, भाई ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन होके क्या निकलेगा, हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है वो। तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, अनुभव किसको कैसे मिले हैं, ये सब मैटर करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर यहां पे, कि ये डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। गिव अस 10 सेकेंड। ठीक है जी, पढ़ लो, दे दो जवाब। थर्ड ऑप्शन 80% लोग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। A school integrates local culture, multilingual practices, experiential learning and competency-based assessment into its curriculum. यानी सारी अच्छी चीजें हैं ये तो, कि मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस, बहुभाषी प्रयास हैं, वहां पे चलते हैं, अलग अलग भाषाओं में बच्चे बात करते हैं, लोकल कल्चर को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी बच्चा किस हद तक किस चीज, किसी एक स्किल में कॉम्पिटेंट है, ये भी जांचा जा रहा है। रोट मेमोराइजेशन इज मिनिमाइज, यानी रट्टा लगाने को जो है मिनिमाइज किया गया है, रटने पे फोकस नहीं है। एंड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस एंड अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। बढ़िया, बल्ले बल्ले, सारी चीजें पॉजिटिव हैं। टीचर्स रीडिजाइन लर्निंग आउटकम्स रादर देन मियरली कंप्लीटिंग द सिलेबस। लर्निंग आउटकम्स को रीडिजाइन कर रहे हैं कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कि इससे और कितना अच्छा बच्चा सीख सकता है, कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय। बात सही है। अगर हम देखें तो दिस अप्रोच अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद विच कोर प्रिंसिपल ऑफ एनईपी। तो ये जो अप्रोच है ये एनईपी के किस एक प्रिंसिपल से अलाइन हो रही है या उसके साथ जा रही है, फटाक से बताएंगे आप लोग। कंटेंट हैवी करिकुलम, कंटेंट फोकस थोड़ी है, एग्जामिनेशन फोकस थोड़ी है, नहीं। होलिस्टिक लर्नर सेंटर्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है भाई, 360 डिग्री आकलन की बात हो रही है ना। आप हर एक पहलू से बच्चे का दिमाग, दिल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों को जांच पाएं कि बच्चा कैसे सीखता है। बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको हम कहेंगे
स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों को जोड़ा है इसमें। टीचर कंट्रोल ट्रांसमिशन नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल है थर्ड ऑप्शन, बात खत्म हुई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स चूज प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, वर्क कोलैबोरेटिवली एंड लर्न थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन। सारी पॉजिटिव बातें हैं। एक क्लास में बच्चे जो हैं प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट से, कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे ये वाले काम में इंटरेस्ट है, तो बच्चे ने अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट चूज किया है। वर्क कोलैबोरेटिवली, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप में काम कर रहे हैं। एंड लर्न थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस, एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम से सीख रहे हैं। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर rather than a source of fixed knowledge. Assessment is continuous and focuses on learning processes instead of final answers. Process पे फोकस है ना। टीचर फैसिलिटेटर है, सारी बातें पॉजिटिव हैं। बच्चा एक्टिव है कुल मिला के, और जहां बच्चा एक्टिव होता है वो पेडागोजिकली अच्छा जवाब होता है। Which educational philosophy is most clearly reflected in this approach? कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण है जो यहाँ लागू हुआ है? तो इसेंशियलिज्म एम्फेसाइजिंग कोर नॉलेज, यानी मूल ज्ञान पर जोर देने वाली कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, कोर नॉलेज पे नहीं भाई, ओवरऑल पूरी लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दिया जा रहा है। बिहेवियरिज्म फोकसिंग ऑन रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब की बात व्यवहारवाद करता है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यस, बच्चा सेंटर में है और इसलिए वो एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। जॉन डूई को याद कर लीजिए, करके सीख रहे हैं बच्चे, सिंपल बात, बच्चा एक्टिव मिलेगा। फिक्स्ड करिकुलम पे नहीं, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल है, बच्चे अपने इंटरेस्ट से चूज कर रहे हैं चीजें, तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ चाइल्ड लेबल्ड एज स्लो लर्नर is placed in a regular classroom with adapted tasks and continuous teacher support. This practice primarily reflects, यानी एक धीमा शिक्षार्थी या धीमी गति से सीखने वाला शिक्षार्थी है ना, के रूप में लेबल किए हुए। देखो ये लेबल किया हुआ वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, हमें लेबल नहीं करना होता, लेकिन ये आपके लिए इस क्वेश्चन में इस वर्ड से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना, इसलिए डाला गया है। तो अ चाइल्ड लेबल्ड एज स्लो लर्नर इज प्लेस्ड इन अ रेगुलर क्लासरूम, जिसको लेबल कर दिया था किसी ने कि ये स्लो लर्नर है या धीमी गति से सीखता है, हो भी सकता है, उसको एक रेगुलर क्लासरूम में डाला गया जहां हर तरह का बच्चा है। विद अडेप्टेड टास्क, ऐसे टास्क के साथ जहां पे उसके हिसाब से चीजें अडेप्ट की जाएं। कॉन्टिन्यूअस टीचर सपोर्ट, टीचर ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, जहां जरूरत है बच्चों को समझ रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्या दर्शाती है, तो ये इंक्लूसिव प्रैक्टिस है सिंपली। एक स्लो लर्नर भी, एक गिफ्टेड बच्चा भी, एक स्पेशल बच्चा भी, एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा भी, हर एक बच्चा नॉर्मल रेगुलर स्कूल में सीख सकता है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ये प्रिंसिपल किसका है, इक्विटी बेस्ड, यानी इक्विटी बेस्ड मतलब जहां जरूरत हो तो आप मेथड में एकोमोडेट कर लें, सिस्टम में चेंज करना है, बच्चे में नहीं। तो ये इंडिविजुअल नीड के हिसाब से समावेशी शिक्षा है। एबिलिटी बेस्ड होता तो अलग सारे स्लो लर्नर का अलग ग्रुप बना देते। डेफिसिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बच्चे में कमी है, ये नहीं कहा जाएगा, है ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की बात पूछा है, ये वर्ड जो है ये डेफिसिट ओरिएंटेड है कि ऐसे लगा दिया है। रेमेडियल टीचिंग थ्रू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट थोड़ी किया है, अलग थलग थोड़ी किया है, सेग्रीगेशन तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, हम नेगेटिव मानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, अ स्टूडेंट रीड्स विद डिफिकल्टी एंड ऑल्सो स्ट्रगल्स विद राइटिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस है बच्चे की, बट रीडिंग डिफिकल्टी होती है उसको, और लिखने में भी दिक्कत होती है इसकी वजह से। विच क्लासरूम स्ट्रेटजी बेस्ट सपोर्ट्स बोथ डिफिकल्टीज साइमल्टेनियसली, कौन सी एक रणनीति होगी जो ये दोनों जो समस्याएं हैं लिखने और पढ़ने की बच्चे की, उसके साथ डील कर पाए, वो कौन सी टेक्निक होगी क्लासरूम की, मेथड कौन सा अच्छा होगा। तो एक्स्ट्रा होमवर्क दे दो, फालतू की बात है। ओरल असेसमेंट एंड असिस्टिव टूल्स, हाँ, क्योंकि बच्चे को जो है लिखने में और पढ़ने में दिक्कत है, तो आप मौखिक रूप से उसको आकलन कर सकते हैं और जहां जरूरत हो सहायक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटेड शीट देनी है ना, या ओरली क्वेश्चन पूछ लिया लिखवाने की बजाय। स्ट्रिक्ट हैंड राइटिंग ड्रिल्स, तो ये तो बेकार की बात हो जाएगी, पहले ही दिक्कत है उसको, डिस्ग्रेफिया या डिसलेक्सिया हो सकता है। रेपिटेशन ऑफ रिटन टास्क नहीं, जब लिखने में ही दिक्कत है और लिखना ही आप जबरदस्ती रिपीट करा रहे हैं कि इसको 5 बार लिखो, तो वो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। बच्चे हैं जो समूह में कार्य कर रहे हैं, 4 बच्चों का ग्रुप है मान लीजिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं कोई, क्लासरूम डिस्कशन है एंड पीयर एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन यूनिट टेस्ट। तो टीचर जो है सिर्फ यूनिट टेस्ट ना लेकर के एक्टिव रख रहा है बच्चों को, कुल मिला के बात ये, और एक्टिव रखना अच्छी बात है, बच्चे क्लास में एक्टिव हो मतलब सही जा रही है पेडागोजी हमारी। शी गिव्स डेस्क्रिप्टिव फीडबैक रादर देन मार्क्स एंड मॉडिफाइज हर टीचिंग स्ट्रेटेजीज। डेस्क्रिप्टिव फीडबैक यानी प्रॉपर डिस्क्राइब किया जाता है, डिटेल में समझाया जा रहा है कहाँ कहाँ जरूरत है बदलाव की या क्या पॉइंट्स पे चेंज किया जाना है, बजाय कि सिर्फ नंबर देने के, ठीक है ना। हाउएवर पेरेंट्स कंप्लेन दैट देयर इज नो क्लियर कंपैरिजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब पेरेंट्स ये कंपेयर कर रहे हैं कि आप तो बता ही नहीं रहे हमारा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, दूसरों से आगे है कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर कंपैरिजन ही नहीं है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीसीई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाइज द टीचर्स अप्रोच।
अगर आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कौन सी एक अप्रोच को यहां दर्शाया जा रहा है, तो सीसीई फोकसेस ओनली ऑन समेटिव असेसमेंट, नहीं। समेटिव असेसमेंट जहां जजमेंट बेस्ड या आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी है कि बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ, या फाइनली आप दिखा रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एम्स एट रैंकिंग लर्नर, नहीं भाई साहब, ये तो चलता ही रहता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है सीसीई एम्फसाइजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड फॉर्मेटिव फीडबैक। यस, असेसमेंट शुड रिमेन एग्जाम ओरिएंटेड, नहीं जी, ठीक है। होलिस्टिक, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस मतलब साल भर चलता रहता है असेसमेंट, और कॉम्प्रिहेंसिव है स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, यानी करिकुलर एक्टिविटीज, शैक्षिक पक्ष, पढ़ना लिखना, पेपर पेंसिल, और बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कुछ और हो, वो सारे ही पहलुओं को जांचना, तो होलिस्टिकली जांचना बच्चे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां सही हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये क्या कहता है। In a multilingual classroom, a teacher allows children to discuss ideas in their home language before responding in the school language. तो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है जहां बहुभाषी कक्षा है, जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो टीचर ने अलाउ किया हुआ है बच्चों को कि वो डिस्कस कर सकते हैं अपने आइडियाज को अपनी घर की भाषा में, अपनी मदर टंग में, बिफोर स्कूल की लैंग्वेज में बताने से पहले, जो भी स्कूल की लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, वट एवर। शी फोकसेज ऑन मीनिंग मेकिंग रादर देन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कि भाई अर्थ निर्माण होना चाहिए, बाद में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देख लेंगे कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है। ड्यूरिंग डिस्कशन, ओवर टाइम स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ओवर टाइम क्या है, बच्चे जो है ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं इनिशियली, और उनको चीजें समझ में अच्छी आती हैं। सम टीचर्स आर्ग्यू दिस डिलेज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कई टीचर ये कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी भाषा पे पकड़ नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप उनको अपने घर की भाषा इस्तेमाल करने दे रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट उन पे बंदिश नहीं है कि वो स्कूल की भाषा इस्तेमाल करें, इसलिए भाषा पे पकड़ बनने में समय लग रहा है। फ्रॉम अ लैंग्वेज लर्निंग पर्सपेक्टिव दिस प्रैक्टिस primarily सपोर्ट्स। अगर आप भाषा सीखने के दृष्टिकोण से देखें तो यह अभ्यास मुख्य रूप से किस चीज का समर्थन करता है, फटाक से बताएंगे आप लोग। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा तो एक्टिव है। मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल भी नहीं है कि बार बार सेम चीज रिपीट करा रहे हो आप। कॉग्निटिव एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाई बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो रहा है, चीजें उसको समझ में अच्छी आ रही हैं, कॉम्प्रिहेंड बढ़िया कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। और दूसरा सामाजिक निर्माण, यानी सोशली वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, भाषा लोगों, आप उसके साथियों के साथ मिलजुल करके चर्चा हो रही है, तो लैंग्वेज वहां से बेहतर हो रही है। सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज कुछ नहीं है, ये फालतू बात है। तो आपको तो